हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं इसको। चारों ऑप्शंस को देखेंगे फिलहाल। पहले में लिखा है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो निम्नलिखित वाक्य में जो डिवाइस यूज़ की गई है, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, उसको हमें चुनना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ही लॉस्ट हिज कोट हिज टेम्पर एंड हिज टेम्पर। तो उसने खो दिया है, ही लॉस्ट, उसने खो दिया। यहाँ पर जो लॉस्ट लगा हुआ है, लॉस्ट किसको किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर देखिए, लॉस्ट इसको भी गवर्न कर रहा है, हिज कोट को। उसने खो दिया है, क्या खो दिया है? अपना कोट खो दिया है। और क्या खो दिया है? हिज टेम्पर, और अपना टेम्पर भी खो दिया है। मीन्स वर्ब एक है और उसके ऑब्जेक्ट्स दो हैं। तो जहाँ पर एक वर्ब दो दो ऑब्जेक्ट्स को गवर्न करती है, उसको उसके साथ लिंक बनाती है, तो वहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो जाती है? आप बेहतर जानते हैं बढ़िया से, जुग्मा हो जाती है। कौन सी है? जुग्मा। तो यहाँ पर जुग्मा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें बस यही होता है कि एक वर्ड होता है, एक वर्ब होगी, या कोई और अदर वर्ड भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरे अन्य दो या दो से अधिक वर्ड्स को लिंक करे या उसके बारे में क्वालिफाई करे। तो यहाँ पर ये जुग्मा फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समय ना लेकर आज मैं आपको केवल एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ हल्का हल्का। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस ऑफ और फैलेसी। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, जो लिटरेरी डिवाइस है उसको बताओ, और फैलेसी या जिसमें फैलेसी होती है, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में। अब यहाँ पढ़ना है डिस्पाइट द पोएट्स इंस्टेंस, पोएट का इंस्टेंस जो है उसके बावजूद, दैट द पोएम वाज मीन्ट टू डिस्क्राइब, कि कविता क्या उसका अर्थ निकालना चाह रही थी? द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के नेचर के बारे में बताना चाह रही थी। अ क्रिटिक इंटरप्रेट्स इट, और क्रिटिक जो है उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या अलग से करता है। इट एज अ कमेंट्री ऑन सोशल इनइक्वलिटी, और सामाजिक इनइक्वलिटी के ऊपर इसको इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा है कि मान लिया सपोज दैट किसी राइटर ने कोई कविता लिखी, जैसे कि हम कहते हैं वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ को देखते ही हमारे मन में एक आइडिया आ जाता है कि उन्होंने अवश्य पोएट ऑफ नेचर है तो उन्होंने पोएट ऑफ नेचर के ऊपर ही, नेचर के ऊपर पोएम लिखी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई और चीज़ पर भी तो लिख सकता है, किसी और थीम को लेकर लिख सकता है। लेकिन हम जो क्रिटिक्स लोग जो होते हैं वो उसको ज़बरदस्ती यही फील कराते हैं कि वो वही उन्होंने बनाया होगा। किसके ऊपर लिखा होगा? नेचर के ऊपर ही लिखा होगा। हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे तो टीचर्स भी एक्सप्लेन करेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ, वर्ड्सवर्थ साहब हैं तो उनकी ये कविता जो है वो किस पर आधारित होगी? नेचर पर आधारित होगी। तो इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर निकल कर आती है, ये इंटेंशनल फैलेसी होती है। इंटेंशनल मीन्स जानबूझ करके, फैलेसी मीन्स गलती करना। मीन जैसे कि पोएट ने बताया है, पोएट कोई और कविता लिखना चाहता है। मान लिया जैसे कबीरदास का दोहा था कि कोई भी दोहा मान लिया कह दिया जाए, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती कहेंगे वो कबीरदास हैं, वो ईश्वर भक्त थे, उन्होंने ईश्वर के ऊपर ही दोहा लिखा होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्या पता उन्होंने किसी और चीज़ पर लिखा हो, लेकिन हम उसको उससे जोड़ लेते हैं। मीन्स किसी न किसी तरीके से, गलत तरीके से हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इसी को कहते हैं इंटेंशनल फैलेसी। आयरनी आप लोग जानते हैं कि इसकी डबल मीनिंग होती है, और एक सीधी मीनिंग होती है और दूसरी जस्ट अपोजिट होती है। मतलब वाट एवर इज सेड इज जस्ट अपोजिट टू वाट इज रियली मीन्ड। जो वास्तव में उसका अर्थ होता है, उसके जो सेंस होता है वो अलग होता है, और जो कहा जाता है वो बिल्कुल अलग कहा जाता है। अच्छा, एक और बता दूं आपको, ये अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है? जब मान लिया हम लोग कोई सीन देख रहे हैं, जैसे कोई पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो पढ़ते पढ़ते हम उसको भूल जाते हैं, उसकी कलाकारी को भूल जाते हैं, पोएट की या ड्रामेटिस्ट की, बल्कि हम उसकी भावनाओं में खो जाते हैं, बह जाते हैं और खुद ही रोने लगते हैं। वहाँ पर होती है अफेक्टिव फैलेसी। और एक और पॉइंट साथ में आया है, तो एक पैथेटिक फैलेसी बता दें। पैथेटिक फैलेसी में ऐसा होता है, इनएनिमेट थिंग्स जो होती हैं ना, जहाँ पर ऐसा दिखा देता है कि उसकी मौत पर पेड़ भी रोने लगे। तो पेड़ थोड़ा रोते हैं, रोते तो इंसान हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा शो ऑफ कर दिया जाता है
तो वहाँ पर क्या होगी, पैथेटिक फैलेसी होगी। तो आशा करते हैं आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की है देखिए। द लाउड लाइब्रेरियन टोल्ड एवरीवन टू क्वाइट डाउन। मतलब लाउड लाइब्रेरियन जो था, जोर जोर से चिल्लाने वाला जो लाइब्रेरियन था, उसने सबसे कहा, क्या कहा, टू क्वाइट डाउन, शांत होने के लिए। मीन जो लाइब्रेरियन था वो खुद चिल्ला रहा था और दूसरों से शांत करने के लिए कह रहा था। तो देखिए उल्टी बात नहीं हो गई यहाँ पर आयरनी है, सिंपल बात है बिल्कुल, ये आयरनी है क्योंकि वो खुद चिल्ला रहा था, दूसरों को शांत रहने के लिए कह रहा था, तो उल्टी मीनिंग हो गई। अच्छा, हाइपरबोल चलते चलते देख लेते हैं। हाइपरबोली जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोई बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाता है कि उसे अगर हम पूछें क्या संभव है तो कहेंगे नहीं, ये असंभव है। तो जब असंभव बातों को कहा जाता है तो बिल्कुल एग्जैगरेशन स्टेटमेंट होता है, तो वहाँ पर हाइपरबोली होती है। दूसरा है सिमली। सिमली फिगर ऑफ स्पीच में आप देखते हैं एज लाइक सो मिल जाता है, कंपेयर किया जाता है, मालूम है। ओनोमेटोप ये जो है, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग, मतलब साउंड ही इसकी मीनिंग क्लियर करता है। तो आशा करते हैं आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं आगे बढ़ूँ और फिगर ऑफ स्पीच ऐसी लेकर आऊँ। तो चलिए देखते हैं, व्हाट डज अफेक्टिव फैलेसी रिप्रेजेंट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ पर देखिए केवल अफेक्टिव फैलेसी के बारे में बात करना है। तो अफेक्टिव फैलेसी वही है कि इमोशनल रिएक्शन ऑफ द रीडर्स का जो इमोशनल रिएक्शन होता है ना, उसी को कहते हैं अफेक्टिव फैलेसी। जैसे कि कोई कहानी लिखी हुई है और उस कहानी को पढ़ करके हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि ये कविता पढ़ रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग भी रोने लगते हैं, कभी ऐसा सीन आता है। तो उसे क्या कहते हैं, इमोशनल रिएक्शन जो रीडर्स का होता है या ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स का होता है, उसको हम अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सकता हूँ। जैसे कई मूवी देखते हैं हम लोग, और मूवी में आप लोग क्या करते हैं, देखते देखते अगर हीरो रोने लगता है ना, उसके दुख वाली बात आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप लोग खुद भी रोने लगते हैं। बस वही है, इमोशनल रिएक्शन होता है रीडर्स का, वहाँ पर स्पेक्टेटर्स कह दीजिए। इसी को कहते हैं अफेक्टिव फैलेसी। तो आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा इट इज नॉट द वर्स्ट मील आई हैव एवर हैड। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है जैसे नॉट, और नॉट के साथ वर्स्ट लगा दिया, और नॉट वर्स्ट इक्वल टू द बेस्ट। नॉट द वर्स्ट मीन्स द बेस्ट। यहाँ पर द बेस्ट ना कह करके इन्होंने, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये सबसे बेस्ट मील था जो मैंने कभी खाया, और इन्होंने लिख दिया नॉट द वर्स्ट, ये सबसे खराब नहीं था। जहाँ पर निगेटिव वर्ड लेकर के पॉजिटिव मीनिंग देता है, वहाँ पर क्या होता है आप लोग जानते हैं, लाइटोटिस होता है। क्या होता है भाइयों, लाइटोटिस होता है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या होगा, लाइटोटिस। जिसे लाइटोटीज भी कहते हैं, लाइटोट्स भी कहते हैं कई लोग, लाइटोटीज। और इंटेंशनल बता दिया हमने, अफेक्टिव फैलेसी बता चुके हैं, आयरनी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज मात्र 15 पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर मैच करना है हमें, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन चलिए हम आप प्रयास करते हैं। जैसे देखिए इमेजरी क्या होता है, जब हम कोई लेख पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते होते तो शब्द है हमारे सामने, लेकिन उन शब्दों को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में एक इमेज क्रिएट होने लगती है, और ये इमेज कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लिया कि हमने कोई विजुअल इमेजरी हो सकती है, हम लोग कोई सीन देखने लगते हैं, आंखों से कल्पना करने लगते हैं, या कहीं पर हम कोई चीज़ सूंघने, मतलब ऐसा लगता है कि हमें स्मेल बढ़िया आ रही है, या कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि टैक्टिकल इमेजरी भी होती है ना, जैसे कि मतलब टच, कि ठंड लगे, गर्मी लगे, है ना, तो ऐसा लगे कोई स्पर्श हो रहा है। या फिर एक होती है थर्मल इमेजरी भी होती है, जहाँ पर गर्मी का एहसास होता है। तो ये इमेजरी जो होती है वर्ड्स के माध्यम से क्या होता है, उसको इमेज क्रिएट होती है। तो देखिए यहाँ पर
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बस यही वाला है। तो इस एक फर्स्ट वाले को किससे मिलाएं, बी से मिला देते हैं। फर्स्ट वाले को मिलाते हैं बी से कि अ वर्ड और फ्रेज क्रिएट्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूफेमिज्म क्या होता है, जब हम कोई कटु शब्दों की जगह पर हम सॉफ्ट या हम मतलब अच्छे शब्द जो कर्णप्रिय शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर यूफेमिज्म होता है। जैसे कि कोई मर जाता है जैसे, तो वहाँ पर अगर हम कह दें कि वो मर गया, या उनके घर पे जाके पूछ लें कि आपके यहाँ कोई मर गया, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर हम वहीं पर कहें भाई कौन गुजर गए, किनका देहावसान हो गया, तो ये शब्द थोड़े उनको अच्छे लगे। हैं तो सब बुरे ही शब्द, लेकिन फिर भी उनको अच्छे लगे। वही है, खराब शब्दों की जगह पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना ही यूफेमिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्ड और फ्रेज लेस इंटेंस और लेस ऑफेंस इन मीनिंग। तो ये जो डी वाला है, 2 वाला डी से मिल जाएगा। क्या है, यूफेमिज्म मीन्स अ वर्ड और फ्रेज विद लेस इंटेंस और लेस ऑफेंस इन मीनिंग। अब पॉइंट देखते हैं तीसरा, हाइपरबोली। हाइपरबोली में सीधा वही है कि एग्जैगरेशन। तो इसको हम ऐसे ऊपर से दिखा रहे हैं आपको कि एग्जैगरेशन ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर कहना है। व्हेन बेलिंडा स्माइल्ड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, जब बेलिंडा मुस्कुराती थी पूरा संसार खुश हो जाता था। इट इज इम्पॉसिबल। या कहते हैं वाई मैन इफ रिवर्स वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। अरे आदमी, अगर नदी खाली हो, सूख गई है, तो मैं अपने आंसुओं से भर सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, खून की नदियाँ युद्ध में बह गई। इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर तो खून की नाली नहीं बह पाएगी, वहाँ नदी बहा रहे हैं, तो बड़ी बात हो गई। यूलोजी जो होता है, किसी आदमी की प्रशंसा होती है, तो सी ऑप्शन है। तो यूलोजी जो है प्रेज ऑफ अ पर्सन और हिज क्वालिटीज़। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आप इसमें बने रहिए साथ में, और अगर आपको ये अच्छे लगेंगे तो मैं आगे भी सीरीज चलाऊंगा इसकी। चलिए देखते हैं, द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। हवा जो है लाइज अस्लीप, सो रही है, इन द आर्म्स ऑफ डॉन, सुबह जो भोर होता है उसकी बाहों में सो रही है। अरे सुबह की बाहें होती कहीं, बाहें किसकी होती हैं, बाहें तो आदमी की होती हैं, स्त्री की होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, सुबह की बाहें, मीन्स ये डॉन जो है ना, इसको पर्सोनिफाई किया है। तो बस आप समझ गए होंगे, ये है पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर आप जानते हैं, मेटाफर में सीधा कंपेयर किया जाता है, जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। तो उपमा अलंकार में जैसे था, हम आपको वैसे बताएं, सिमिली मीन्स उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आपने हिंदी में पढ़ा होगा, पीपर पात सरस मंडोला, पीपल के पत्ते जैसा मेरा मन डोलने लगा। तो वहाँ पर पीपल के पत्ते जैसा, सरस मीन्स जैसा। और अगर हम कहें मेटाफर में, रूपक में, सीधा कहता है चरण कमल बंदौ हरि राय। चरण के मतलब चरण जो है कमल रूपी चरण हैं, उनकी मैं वंदना करता रहूं। अच्छा चलिए इंग्लिश में देखते हैं। जैसे कह दें लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने के समान है, वो क्या, सिमली है। और लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, वो क्या है, मेटाफर। तो मेटाफर को जानने के लिए आप लोग केवल एक करें, क्या यह वह है, मीन्स जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, क्या जीवन सपना है। तो आंसर आपको मिलेगा जीवन सपना नहीं है, बल्कि सपने के जैसा है। बस समझ जाइए मेटाफर है। हाइपरबली आपको बता चुके हैं, ऑक्सीमोरन बता दें आपको। ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सी और मोरन दोनों ही एंटी, मतलब पास में एक अपोजिट वर्ड रखे जाते हैं, पास में अपोजिट वर्ड्स रखे जाते हैं। जैसे कि लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है, तो बिटर का स्वीट हो गया। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, आपने इंटर में ये पोएम पढ़ी होगी, अब सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन पहले बढ़िया पोएम थी ये, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो उसमें दिया गया था हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो इस प्रकार से ऑक्सीमोरन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं सोचता हूँ इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको काफ़ी फिगर्स ऑफ स्पीच समझने का
आइडिया दे सकूं। तो चलिए, द रेडेस्ट फ्लावर वुड लुक एज पेल एज स्नो। जो सबसे लाल फूल है ना, वो दिखेगा इतना पीला जितना स्नो होती है। ऑल डे वी ड्रैग आवर बर्डन टायरिंग। तो हम हमेशा अपना बर्डन जो है थके हुए रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्या देखना, एज पेल एज स्नो, बस इसको देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पर होता है वो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर तो आपका सिमली ही सही हो जाएगा। बाकी हमने आपको एक बताया एनालॉजी सर बताई थी। एनालॉजी जो होती है उसमें ऐसा आता है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, मतलब कंपेयर की जाती है उससे भी ज़्यादा। सीधा कह देते द रेडेस्ट फ्लावर वुड लुक लाइक, या एज लिख देते स्नो, तो सिमली होती। और यहाँ पर साथ में पेल दे दिया, फिर उसके बाद में फिर स्नो दे दिया, तो ये एक प्रकार का आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पर एनालॉजी होता है। मेटाफर बता चुके हैं, ऑक्सीमोरन बता चुके हैं, पर्सोनिफिकेशन भी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं 9th नंबर। इसमें क्या, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है ऊंट, इज द शिप जहाज है, ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का। क्या ऊंट जहाज है रेगिस्तान का? नहीं, जहाज के समान है। देखा, आंसर आपको मिल गया, जहाज नहीं बल्कि जहाज के समान है। तो कौन सा हुआ, मेटाफर हुआ। अब अपोस्ट्रोफे देख लेते हैं, एक नया आया है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, जहां पर हम किसी को एड्रेस करते हैं। एन अपोस्ट्रोफे इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस टू डेड और एब्सेंट और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, person or idea. We can address anybody like, oh Milton, where art thou, या oh death, where is thy sting, किसी से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी हो जाती है। और एक और पन है। पन मीन्स क्या होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं श्लेष अलंकार, प्ले ऑन वर्ड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि शब्दों के साथ खेलना। जैसे कहते हैं हाउ लॉन्ग वन विल लिव डिपेंड्स ऑन द लीवर, कि कितने दिनों तक वो जिएगा रहने वाला आदमी, ये डिपेंड करता है किस पर, लीवर पर। लीवर मीन्स एक तो लीवर हमारा बॉडी ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, जो हमें अगर वो खराब हो जाएगा तो हम लोग जल्दी मर जाएंगे, अगर वो सही रहा तो हम लोग बहुत जिंदा रहेंगे काफ़ी सालों तक। तो वो क्या है, लीवर है। और दूसरा कह सकते हैं जो हमारा जो आदमी रहने वाला है उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दो मीनिंग हो गई यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। एक है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम और इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। देखा, यहाँ पर क्या है, एक तो द बेस्ट ऑफ टाइम दे दिया, दूसरा द वर्स्ट ऑफ टाइम दे दिया, और इट वॉज दोनों में दे दिया। और यहाँ पर दो एंटीथेटिकल आइडियाज़ हैं। तो जब एंटीथेटिकल आइडियाज़ होते हैं तो वहाँ पर एंटीथेसिस होता है। क्या होता है, एंटीथेसिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंटीथेसिस। और सिमिली आप जानते हैं, मेटाफर ऑक्सीमोरन जानते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा एक पिता का, एक आदमी का पिता होता है। बच्चा आदमी का पिता होता है? नहीं, ये सुनने में हमें बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको डीप तरीके से जानेंगे तो वहाँ पता चलता है। यहाँ पर एक तो पैराडॉक्स हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर पैराडॉक्स ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर एपिग्राम हो सकता है। एपिग्राम में क्या होता है, एक वाइज सेइंग होता है। जैसे एपिग्रामेटिक स्टाइल, अफोरिस्टिक स्टाइल, ये बेकन के गुण थे। तो एपिग्रामिक स्टाइल, जैसे एपिग्राम कैसा होता है, जैसे विटी सेइंग होती है, जिसे हम हिंदी में कहें गागर में सागर भरना। जैसे बेकन ने, आपने ऑफ स्टडीज़ पढ़ा होगा, तो ऑफ स्टडीज़ में शुरुआत कैसे करते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो अध्ययन जो हमारा 3 तरीके से हमें फ़ायदा देता है। तो विधिवत पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमारे 3 शब्द, मतलब एक लाइन में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उसके आगे में देखते हैं, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, नॉट टू फाइंड टॉक, ऐसे करके है कि सेंटेंस। तो वहाँ पर भी शॉर्ट में दिया हुआ है, और छोटी छोटी बातों में वो बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं।
एवेंट स्टूडिया इन मोर्स, एक ये कहावत इसमें दी है, लैटिन फ्रेज है। तो वो एक प्रकार बेकन बहुत इसमें मास्टर थे। फिलहाल यहाँ पर एपिग्राम हो जाएगा। ऑक्सीमोरन जानते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ल्ड मीन्स संसार की, ब्रॉड फील्ड मीन्स बहुत बड़े मैदान में, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध के, संसार के युद्ध के बहुत बड़े मैदान में। तो कहने वाला संसार को कहा ना ये युद्ध का मैदान है, वर्ल्ड को कंपेयर किया है युद्ध के मैदान से। तो यहां पर क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, यह मेटाफर, क्योंकि कंपेयर, क्या संसार ब्रॉड फील्ड है युद्ध की, नहीं है ना, उसके जैसी है, तो मेटाफर हो जाएगा। आप समझ गए। चलिए 13 नंबर, अब वीडियो समाप्त होने वाली है। एल्डरली अमेरिकन लेडीज, एल्डरली अमेरिकन लेडीज जो हैं लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टुवर्ड्स मी लाइक टावर्स ऑफ पीसा। तो आप देखिए लाइक लग गया, यहाँ पर लाइक की बात आ गई, तो यहाँ पर सिमली है, बहुत ही इजी हो गया कि सिमली है। तो ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो गई, बाकी आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साइलेंस इज समटाइम्स मोर एलोक्वेंट देन स्पीच। तो यहाँ पर भी देखिए साइलेंस इज समटाइम्स, कभी कभी शांति जो होती है ना मोर एलोक्वेंट होती है, बहुत स्पष्टवादी होती है देन स्पीच, भाषण की अपेक्षा, बोलने की अपेक्षा शांति भी बहुत कुछ बता जाती है। तो यहाँ पर दो एंटीथेटिकल आइडियाज़ ही हैं। एक तो है देखिए साइलेंस जो है, एक तो मोर एलोक्वेंट है और एक स्पीच की अपेक्षा। यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को अलग अलग करें तो दो हो सकते हैं, साइलेंस इज समटाइम्स, साइलेंस इज इलोक्वेंट, स्पीच इज इलोक्वेंट, बट साइलेंस इज मोर इलोक्वेंट देन स्पीच, ऐसे करके बनाया ना सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एंटीथेसिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीथेटिकल आइडिया दे रहे हैं किसके बारे, एक साइलेंस के बारे में और एक स्पीच के बारे में। शांति उल्टी चीज़ होती है कि बिल्कुल शांत रहता आदमी, और स्पीच में बहुत बोलता है, और दोनों के बारे में इलोक्वेंट बात की गई है। और बाकी बैथॉस क्या होता है, हाँ ये देख लीजिए आप लोग, बैथॉस कह दें या हम इसको कह दें एंटी क्लाइमेक्स। तो पहले देखते हैं एंटी क्लाइमेक्स देखते हैं। जब कोई चीज़ बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ती है तो वहाँ पर क्लाइमेक्स होता है। जैसे कि कहीं भी कोई भी ड्रामा वगैरह चलता है तो आप देखते हैं कि हीरो के मना स्थिति जो होती है, कि मानसिकता जो उसकी होती है, बहुत टॉर्चर होता है, आखिरी तक पहुंच जाता है। जैसे कि डेस्डेमोना को जब उसने मारा था ओथेलो ने, तो कितना उसका मेंटल डिसऑर्डर हो गया था बिल्कुल, कि हाँ मैं क्यों उसको मारने जा रहा हूँ, बहुत मन में सोचता है। तो ये और आखिरी में कदम उठा ही लेता है जब उसको मार देता है। तो एक प्रकार वो लास्ट पॉइंट होता है, लेकिन उससे पहले बढ़ते हुए क्रम में जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर क्लाइमेक्स आएगा। लेकिन अगर एंटी क्लाइमेक्स की बात करें तो गिरते हुए क्रम में, एंटी क्लाइमेक्स जो होगा वो गिरते हुए क्रम में आएगा है। और ये या ऐसे कह सकते हैं, एक आपने देखा होगा, आई केम आई सा एंड आई कंकर्ड, ऐसे करके सेंटेंस है शेक्सपियर का। उसमें आई केम पहले आया, फिर देखा, फिर जीत गया। तो यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। और एंटी क्लाइमेक्स का, जैसे ही लॉस्ट हिज लाइफ, हिज पर्स एंड इवन हिज पेन। तो वहाँ पर क्या उल्टी बात हो गई, उसने पहले जीवन खो दिया, बहुत बड़ी बात, और उसके बाद में क्या हुआ, उसने अपना पर्स खो दिया, उससे छोटी बात, उसके बाद में पेन खो दिया, ये बहुत ही छोटी बात हो गई। तो जब गिरते हुए क्रम में हो उसे हम एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। अच्छा बैथॉस में क्या होता है, एकदम ऊपर को चढ़ा करके सीरियस बात को ले जा करके और हम उसको एकदम धड़ाम से बिल्कुल नीचे ले आते हैं, उसका सेंस बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बैथॉस होता है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये वाला। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूं। ये तो चलते रहेगा ऐसे। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स फेसेस। तो यहाँ पर देखिए डेथ लेज, मौत फिराती है, हिज आइसी हैंड्स, अपने बर्फीले हाथ,
ऑन किंग्स मीन्स राजाओं के फेसेस, चेहरों पर, यहाँ फेसेस लिखा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मौत अपने हाथ, मौत के हाथ होते हैं क्या? मौत क्या कोई लड़की है या आदमी है बताइए? यहाँ पर हिज लगा है मौत के लिए। हिज तो व्यक्ति के लगता है ना, सजीव के लिए, पर्सन के लिए लगता है। तो जहाँ पर हिज हर लग जाए तब भी आप आइडिया लगा सकते हैं। और नहीं तो आप ये समझ आइए कि क्या मौत अपने हाथ फिराने आएगी राजाओं के ऊपर? नहीं ना, मौत नहीं आती, कोई इंसान आता है। तो यहाँ पर मौत को पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी? पर्सोनिफिकेशन। तो एग्जैक्ट पॉइंट इसका पढ़िए, ना कि 4 पॉइंट को पढ़ करके बीच में से निकालना। वो तो जब टफ आती है ना फिगर्स ऑफ स्पीच, तब देखा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए।